मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जो सीधे तौर पे आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित है। माने आपको मैं विज्ञान आधारित जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देने प्रारंभ कर दिए हैं। एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, ये अगला सेकंड वीडियो। और वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो साइंस के क्वेश्चंस है ना, वो न केवल आरआरबी एनटीपीसी बल्कि और भी जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हैं उसके लिए बड़े ही लाभकारी हैं। आप प्लीज इन्हें नोट करते जाइएगा और जहां कंफ्यूजन हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। चिंता बिल्कुल ना करिएगा, सारी चीजें सामान्य होंगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है जैव विकास को सबसे पहले, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैव विकास की बात कर रहे हैं और अगर हम जैव विकास की बात करें तो दोस्तों इसे कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं इवोल्यूशन। और अगर इवोल्यूशन की दोस्तों बात अगर करें तो सबसे पहले किसने समझाया था? ऑप्शन है लेमार्क, चार्ल्स डार्विन और न्यूटन और आइंस्टीन की बात दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस पे जो आंसर होगा, कि जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह लेमार्क होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेमार्क आंसर होगा। बात लेमार्क की बात करें दोस्तों, जो लेमार्क थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। माने प्यारे से साथियों, ये फ्रांसीसी जो है जैव वैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम है जैन बैप्टिस्टे डी लेमार्क के रूप में जाना जाता है। माने जीन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये बात होगी लेमार्क की, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और दोस्तों इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था, है ना, इसे लेमार्क का सिद्धांत कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्यारे से साथियों इन्होंने दिया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात कर रहे हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क के। इनका जो है दोस्तों थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इसे कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो 1809 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1809 में प्रकाशित हुई। माने फिलोसॉफी जूलॉजिक करके, फिलोसॉफी जूलॉजिक के नाम से इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब जो है पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने जैव विकास के सिद्धांत की बात की थी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों अगला सवाल है, नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। वो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ठीक है ना, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बच्चों लिखे हुए हैं, वो है कबक, अमीबा, मछली और बीजीए। ठीक है ना, कबक, अमीबा, मछली और बीजीए। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं बीजीए की, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा, तो मैं आपको साथियों बता दूं, बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। दोस्तों बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो साथियों इसको कहते हैं नील हरित शैवाल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, माने बीजीए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, बीजीए इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह बीजीए को जाना जाता है। और दोस्तों दूसरे शब्दों में एक सवाल एक्स्ट्रा और बनता है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूं कि बीजीए को किस रूप में जाना जाता है। प्यारे से दोस्तों, इसको जो है किस रूप में जानते हैं दोस्तों? इसको जो है प्राकृतिक जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। बात कर रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। नंबर 3 है, फ्लैट लिस्ट क्या है? ठीक है दोस्तों, फ्लैट लिस्ट का काम क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पंख इकट्ठे करना, सिक्के जमा करना, डाक टिकट जमा करना और अगला ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। आप प्लीज जरा मुझे सोच के बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर हम फ्लैट लिस्ट की बात करें तो डाक टिकट संग्रह करना दोस्तों ये राइट आंसर होगा। ठीक है ना, डाक टिकट संग्रह करना इज द राइट आंसर। फ्लैट लिस्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सिक्के जमा करने की बात करेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आता है प्यारे से दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक्स।
प्यारे से साथियों, न्यूमिस्मेटिस्ट की अगर हम बात करें तो वह जो है सिक्के जमा करने के लिए। और बात अगर पंख की करें प्यारे से दोस्तों, तो पंख का मतलब है क्या, पक्षी के पंख होते हैं। सोचा यहाँ पर आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं। और पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वह ऑर्निथोलॉजिस्ट के अंतर्गत करते हैं। प्यारे साथियों, एक बात आपको कहूं कि प्रश्न की संख्या तो 10 ही है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये संख्या जो है निश्चित रूप से 20-30 क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और उसकी जो डिटेल बता रहा हूं प्यारे साथियों, उसे हर हाल में तैयार करते रहिए, ठीक है। साथ ही साथ नोट भी करते जाइएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है भैया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, माने HYDRO हाइड्रोपोनिक्स क्या है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, HYDRO अगर हाइड्रो वर्ड कहीं पर आ जाए इसका मतलब होता है जल के लिए, ठीक है ना, वाटर के रिगार्डिंग। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। सबसे पहला हाइड्रोपोनिक्स क्या है। नंबर 1 मृदा संरक्षण, नंबर 2 सब्जियों का अध्ययन, और नंबर 3 बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। एक ही ऑप्शन है और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अगर हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स का आंसर होगा मृदा विहीन पौधों को उगाना, माने बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, माने जल में ही पौधों को उगाना। ये इसका एक ऑप्शन है, विज्ञान की शाखा है और इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। समझ पा रहे हैं। बात करें मृदा संरक्षण, माने मिट्टी के संरक्षण की बात होती है। और सब्जियों का अध्ययन, क्या बात है, आ गया है क्वेश्चन बढ़िया वाला। प्यारे से दोस्तों, ओलेरी कल्चर में एक प्रश्न को सम्मान देना है। ओलेरी कल्चर में जो है सब्जियों का अध्ययन करते हैं, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, ये हाइड्रोपोनिक्स हो गया। यही बात इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन में बताना था। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत बढ़िया दोस्तों, सवाल अगला आ चुका है। मन से पढ़ते जाएंगे, मन से पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कह रहे हैं, नंबर 5 में है प्राकृतिक चुनाव के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जो है जातियों की उत्पत्ति नामक किताब किसकी है, ठीक है ना। ये दोस्तों किताब का नाम दरअसल है कि ये आप देख पा रहे हैं, माने प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक जो किताब है, इसका संबंध किससे है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ अवगत करा दूं कि ऑप्शन है लेमार्क, ठीक है ना। लेमार्क के बाद है यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, इसके बाद है न्यूटन, इसके बाद है आइंस्टीन। तो सोचिए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स डार्विन की बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। एक वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं। और चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति के संबंध में अपनी बात कही है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात कर रहे हैं इसके वर्ण की बात। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है कहाँ के थे दोस्तों, ये इंग्लैंड के थे दोस्तों, ये जो है इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्होंने डार्विनवाद का प्रतिपादन किया था। डार्विन थ्योरी दी थी, डार्विनवाद का प्यारे से साथियों इन्होंने जो है ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डार्विनवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यही जो है दरअसल प्राकृतिक चुनाव के द्वारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात उन्होंने करी थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये जो किताब है वह 1859 में प्यारे से साथियों 1859 में जो किताब है ये छपी थी। ये जरूरी बात आपको बताना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुका है 6। तो आप देख पा रहे हैं पैथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। 4 ऑप्शन है, रोगों का, अमीबा का, किडनी का और किसका, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा पैथोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन अर्थात स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज माने जो रोग है वह रोग किस कारण से है। पैथोलॉजी में आप लोग जानते हैं यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसकी वजह से टेस्ट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर जानने की कोशिश करते हैं कि मूल वजह क्या है किसी रोग की, ठीक है। तो पैथोलॉजी इज द राइट आंसर। नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। सवाल बड़ा अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, और बात कर रहे हैं कोई नहीं, एक ऑप्शन हो गया। दोस्तों अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो दोस्तों CO2 इज द राइट आंसर। माने जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और आपको पता है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। माने उसका वो अलग होता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन आंसर सही नहीं होगा, पर अक्सर ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जो है ऑक्सीजन पे टिक लगा देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। एक तो होता है जाइलम ऊतक, एक होता है जाइलम ऊतक दोस्तों, एक होता है फ्लोएम ऊतक, और दोस्तों अगला होता है एधा ऊतक। कौन सा होता है? एधा ऊतक। तो ध्यान रखेंगे जा बराबर जा, माने जो जाइलम ऊतक है वह जल का परिवहन करता है। माने पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। समझ पा रहे हैं? अगला है फ्लोएम ऊतक, माने खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है, माने खाद्य पदार्थ जो स्थानांतरित होते हैं पौधे के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ, वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब बात आ गई है एधा की। तो दोस्तों इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है कैम्बियम ऊतक, कैम्बियम टिश्यू। ठीक है ना, तो ये पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नंबर आ गया है दोस्तों नंबर 8 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्यारे से साथियों, क्या ऑप्शन होगा इसका? केरल, कर्नाटक, अहमदाबाद और श्रीहरिकोटा। सोचिए क्या आंसर होगा दोस्तों? श्रीहरिकोटा इज द राइट आंसर। और ये श्रीहरिकोटा दोस्तों क्या है? यह द्वीप है। क्या है? द्वीप है। और प्यारे से साथियों ये पाया जाता है कहाँ पर? पुलिकट जो झील है, पुलिकट झील में जो द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है ना, और ये जो है कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, अर्थात आंध्र प्रदेश में भाग ज्यादा है, तमिलनाडु में कम है। अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो इस प्रकार से ये तो हो गया तमिलनाडु, और ये है आपका आंध्र प्रदेश। आप जो ये देख पा रहे हैं ये है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। माने झील कौन सी है? पुलिकट झील। और कंफ्यूज ना होइए प्यारे साथियों, ये वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आ गया है बढ़िया वाला। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? माने जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? मोल्ड, क्लोरेला, कोई नहीं, और एजोला। तो दोस्तों एजोला जो है एक एल्गी के फॉर्मेट में है, और ये प्राकृतिक जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। अभी वीडियो मैंने आपको बताया था जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दरअसल इसे भी जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है प्यारे से साथियों। अफीम पोस्त किस पौधे अफीम पोस्त जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है ना, ये अफीम पोस्त दोस्तों ओपियम की बात कर रहे हैं। अफीम वही है जो मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है, दवाइयां आदि बनाने प्रयोग होता है। तो अफीम की बात करेंगे फूल, पत्ते, मूल और अधपके फल। दोस्तों ऊपर के जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। अधपका जो फल होता है उससे ओपियम प्राप्त होता है, अफीम प्राप्त होता है, नशीला पदार्थ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से 10 क्वेश्चन थे आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। और अब मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है utkarshvision.blogspot.com। दोस्तों जब आप गूगल पे टाइप करेंगे आसानी से आपको ब्लॉग मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे डाल रखी हैं। आप जब इसको नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे, और इसको समय समय पे विजिट करते रहिए। गूगल पे टाइप करके आपको आसानी से जो है उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यूट्यूब, अगर हम उत्कर्ष विजन की बात करें तो उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट दोस्तों जो है ये मैंने बनाई है। किसके लिए? आप लोगों के लिए, जैसे आपका सिलेक्शन हो। और इस वीडियो की जो लिंक है,
इसमें जो भी चीजें हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप प्लीज वहां विजिट करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और अपने दो साथियों तक भी इसको पहुंचाइएगा जिससे वो बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, यही बात बताना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।